हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पी&सी। सो स्टूडेंट्स, आज हम ANTS 01 पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, इसमें दिया हुआ है इन द फॉर्मूला x = 3yz², x and z have dimension of capacitance and magnetic induction respectively. What are the dimensions of y in MKSQ system? So चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कहता है इसमें, ये x = 3yz²। इसमें हमें x की डायमेंशन दी है और z की डायमेंशन दी है। जो x है इसका डायमेंशन किसके डायमेंशन के बराबर है? कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस C। और z की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है बच्चों? मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हैं इसको, B। सो सबसे पहले हम x और z की डायमेंशन निकाल लेते हैं, देन हम y की डायमेंशन निकाल पाएंगे। ठीक है, सो x है कैपेसिटेंस। आप जानते हो कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों? C = Q/V। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, या पोटेंशियल भी बोल सकते हो आप। अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस की बात करें तो ये पोटेंशियल है। और पोटेंशियल आप जानते हो, मैं पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल को वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी लिख सकता हूँ, यू नो। सो यहाँ से हमारा जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो आएगा Q² में वर्क डन। सो C का जो डायमेंशन हो गया वो हो जाएगा Q² में ml/T-2, क्योंकि वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो ml/T-2 होता है। तो यहाँ से कैपेसिटेंस का मुझे डायमेंशन मिल गया। और इसी तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड B का निकाल लेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड B का निकालने के लिए आप क्या करिए, F = IBL। यहाँ से आप B का निकाल सकते हैं, दैट इज F में IL। आप सब जानते हो F का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ml/T-2 होता है। और करंट को हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज, क्योंकि हमें MKSQ में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q बाई, मतलब चार्ज अपॉन में टाइम, Q/T, मतलब Q T⁻1 इंटू लेंथ आप जानते ही हो L। सो लेंथ से लेंथ चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड B का भी यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला आ गया T⁻1 Q⁻1। अब देखिए, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B का डायमेंशनल फॉर्मूला है, C का है। ठीक है, अब इसका मतलब x का पता चल गया आपको, x = क्या था? C का डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये z का मिल गया आपको, z = क्या था? मैग्नेटिक फील्ड B। सो मैं यहाँ पर रख देता हूँ x = 3yz²। सो यहाँ पर x का जो आ गया वो C कैपेसिटेंस के बराबर है, दैट इज Q² में ml/T⁻2 = 3 का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर y का निकालना है, और z का हमने यहाँ पर रख दिया। z का क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है m⁻1 Q⁻1। तो डायरेक्टली स्क्वायर कर देते हैं, m2T⁻2 और Q⁻2। सो यहाँ पर y का कितना आ जाएगा बच्चों? y का जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा Q² में m⁻3, इसको नीचे ले आएंगे, और l⁻2 और T⁻4, और यहाँ पर Q⁻2। तो इसको जब हम लिखेंगे बच्चों, तो y का जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा m⁻3 l⁻2 T⁻+4 और Q⁻+4। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर सही है। सो m⁻3 l⁻2 T⁻4 Q⁻4। यहाँ पर B जो ऑप्शन है, ये B ऑप्शन देख रहे हैं आप, B जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। सो इसका जो आंसर हो गया बच्चों, B ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, टू लिक्विड्स A एंड B आर एट 32 डिग्री सेल्सियस एंड 24 डिग्री सेल्सियस. When mixed in equal masses, the temperature of the mixture is found to be 28 डिग्री सेल्सियस. Their specific heat ratio are 4 ऑप्शन है, उसमें देखना है. तो दो लिक्विड है, A लिक्विड है और एक B लिक्विड है. A का भी मास m है और B का भी मास m है. इनकी स्पेसिफिक हीट मैं मान लेता हूं SA और SB, और इनके जो इनिशियल टेम्परेचर हैं वो दिए हुए हैं 32 डिग्री सेल्सियस एंड 24 डिग्री सेल्सियस, और फाइनली दोनों का जो फाइनल टेम्परेचर हो जाता है वो हो जाता है 28 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो बच्चों एक बात बताइए, इसका जो टेम्परेचर है A लिक्विड का वो घट गया है और B जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ गया है. इसका मतलब इसने हीट गेन किया है और इसने हीट लॉस किया है. तो लॉस एक लिक्विड के द्वारा मिक्सिंग के दौरान A लिक्विड के द्वारा लॉस जो हीट होगी वो इसके द्वारा गेन होगी. ठीक है, सो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, मतलब डेल्टा क्यू ऑफ A, मतलब A के द्वारा गिवन हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू B के द्वारा एब्जॉर्ब हीट. दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी. तो लिख देते हैं यहाँ पर MS डेल्टा टी. डेल्टा टी बोले तो 32 माइनस का 28, इतना हीट दिया A ने, और B ने कितना लिया MSB. डेल्टा टी बोले तो 28 माइनस का 24. ठीक, वैसे तो डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है, लेकिन एक्चुअली हमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, मतलब नेगेटिव साइन जो आएगा उसको एलिमिनेट करना है. एग्जैक्टली हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड देख रहे हैं. ठीक है, इसने कितना दिया, इसने कितना लिया हीट. ठीक है, M से M चला जाएगा, SA ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया है आपका 4 इज इक्वल टू SB, ये कितना आ गया बच्चों, ये भी आपका 4 आ गया. इसका मतलब SA अपॉन में SB का वैल्यू आ गया 1/1. इसका मतलब 1:1. आंसर कौन सा सही है इसमें से, C ऑप्शन. आंसर C इज करेक्ट, राइट. क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है ये, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस विद गामा, मतलब एक गैस जिसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2 है. एक गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल 2 है और उसका गामा दिया हुआ है बच्चों. गामा कितना है उसका, पहली गैस का, दैट इज 5/3. एक और गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, उसके नंबर ऑफ मोल 3 हैं. ठीक है, उसका गामा कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है बच्चों 4/3. द वैल्यू ऑफ मिक्सचर, द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ मिक्सचर, मतलब CP/CV क्या होता है, स्पेसिफिक हीट मोल स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है. ठीक है ना, तो गामा CP/CV मिक्सचर का निकालना है. तो याद रखिए आपको मिक्सचर का जो सेम टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग, तो आपको बताया गया होगा कि F ऑफ मिक्सचर क्या होता है, समीशन Fn अपॉन में समीशन n. अच्छा, मैं जानता हूं गामा F/2 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन गामा माइनस 1. ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट रेशियो का फॉर्मूला. ठीक है, तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में गामा मिक्सचर माइनस का 1 इज इक्वल टू समीशन 2 अपॉन में गामा माइनस 1 इंटू n अपॉन में समीशन n. ये आपका 2 से तो 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो 1 अपॉन गामा ऑफ मिक्सचर माइनस का 1 इज इक्वल टू आ गया समीशन 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू n अपॉन में समीशन n. इसका मतलब यहाँ पर 1 अपॉन गामा ऑफ मिक्सचर चाहिए माइनस का 1 इज इक्वल टू, पहले मैं पहली गैस को देखता हूँ, उसका गामा कितना है 5/3, मतलब 1 अपॉन 5/3 माइनस का 1 इंटू नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके N1 मतलब 2 प्लस समीशन है ना. सो दूसरी गैस का क्या है बच्चों, गामा कितना है 4/3 माइनस 1 इंटू नंबर ऑफ मोल कितने हैं 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल 3 + 2 मतलब 5. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन गामा ऑफ मिक्सचर माइनस का 1 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 5/3 माइनस 1 मतलब 2/3. तो 2/3 3 ऊपर पहुंच गया 3/2 इंटू 2 प्लस ये कितना आ गया 1/3 मतलब 3 ऊपर पहुंच गया इंटू 3 अपॉन में 1 रह गया अपॉन में 5. अब बच्चों 2 से 2 जाएगा, 3 × 9, 9 और 3 कितना आ जाएगा 12, 12 अपॉन में 5. अब 1 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 12 अपॉन 5 आ गया, तो 12 अपॉन 5 इसको देखते हैं आगे. तो यहाँ पर हमें मिला है 1 अपॉन गामा ऑफ मिक्सचर माइनस का 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन में
5। सो इसको सॉल्व करो, 12 अपॉन गामा ऑफ मिक्सचर माइनस का 12, ये इधर आ जाके इधर जाके 17 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 अपॉन गामा 12 इंटू गामा ऑफ मिक्सचर, और गामा ऑफ मिक्सचर मुझे कितना मिल गया, दैट इज 17 अपॉन में 12। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 17 बाई 12 देख लेते हैं हम, ये कितना आएगा, ये आएगा बच्चों आपका 1.42, क्योंकि 12 वन ज़ा 12 को जब हम सॉल्व करेंगे 12 वन ज़ा 12, बचता कितना है, बचता यहाँ पे 5 है, तो 50 पे देख लीजिए, 12 4 ज़ा 48, तो वही 1.4 और 48 2 बचेगा, और 2 पे हम 12 का जो टेबल है कितनी बार पढ़ सकते हैं, एक बार, मतलब 7 तो हो नहीं सकता, 5 नहीं हो सकता, तो 2 ही होगा, 1.42। तो आंसर क्या है, आंसर आ गया आपका डी। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन आपका हो गया है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए लीटर ऑफ ड्राई एयर एट एचटीपी एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली टू ए वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर, टू ए वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर। ए लीटर ऑफ ड्राई एयर मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो आपका कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम ये कितने में बदल जाता है, 3 लीटर, 3 लीटर। ठीक, ओके। सो एचटीपी बोले तो इनिशियल टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और प्रेशर बोले तो इनिशियल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले तो 1.015 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, एचटीपी से अब ये इस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है, लेकिन कैसे आता है, एडियाबेटिकली बोले तो आप जानते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या रहता है भाई, 0, ना हीट दे सकते ना हीट ले सकता सिस्टम। ठीक है, सो एडियाबेटिकली वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहा है। गामा कितना है इस प्रोसेस में, गामा जो है वो 1.4 है, 1.40। वर्क डन बाय एयर बताइए कितना हुआ, वर्क डन बाय एयर कितना हुआ। पहली बात तो मैं एक चीज जानता हूं, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, अगर आपको पता हो। सो मैं लिख सकता हूं P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ये कर सकते हैं अपन। सो इनिशियली प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनिशियली वॉल्यूम कितना है, 1 की पावर 1.4 लिख भी देंगे तो 1 ही आएगा। P2 फाइनल प्रेशर आ जाएगा, ये इसको मैं 2 कंडीशन बोल रहा हूँ, इसको 1 कंडीशन, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा वो हमें पता है ऑलरेडी, तो 3 की पावर गामा मतलब 1.4। तो P2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/3 की पावर 1.4। तो फाइनल जो प्रेशर आया है वो कितना आया बच्चों, 1/3 की पावर 1.4। ठीक, अब ऐसा है, हमें फाइनल प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, इनिशियल प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है। ठीक है, और आप एक चीज जानते होंगे कि FLT से डेल्टा क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू होता है, और ये तो 0 है भाई। सो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा चेंज इन इंटर एनर्जी के बराबर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन डेल्टा यू को जब आप निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर डायरेक्टली निकल के आएगा NR डेल्टा टी अपॉन में गामा -1, मतलब या तो आप लिख सकते हो डेल्टा यू को F/2 NR डेल्टा टी, या F/2 को आपने 1 गामा -1 लिख दिया, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, सो यहाँ पर NR डेल्टा टी को कैसे लिखा जा सकता है, NR T2 माइनस NR T1। तो NR T2 क्या होगी, फाइनल कंडीशन, तो PV इज इक्वल टू NR T होता है, तो वहां से क्या आ जाएगा, माइनस का P फाइनल V फाइनल माइनस का P इनिशियल V इनिशियल अपॉन में गामा -1, ये आपका वर्क डन आ जाएगा। ठीक, अब ये वाला जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, देखें जरा, तो डेल्टा W जो हमारा हो गया है वो हो गया है माइनस का P फाइनल V फाइनल माइनस का P इनिशियल V इनिशियल अपॉन में गामा -1। ठीक है, अब हम वैल्यूज देख लेते हैं भाई। P फाइनल हमारा कितना था, P फाइनल हमारा है यहाँ पे 1/3 की पावर 1.4, और V फाइनल है 3, और P इनिशियल और V इनिशियल 1 है। लेकिन याद रखिएगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी यूनिट ATM है, इसकी भी यूनिट ATM है, तो उसको बाद में हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है, सो अभी हम वैल्यूज रखते हैं। सो P फाइनल कितना है हमारा, 1/3 की पावर 1.4 इंटू
V फाइनल कितना है 3, ये एटमॉस्फेयर में है, ये लीटर में है, माइनस P इनिशियल 1 ATM इंटू V इनिशियल 1 लीटर अपॉन में गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 बोले तो 1.4 माइनस का 1। अब बच्चों बात ये है यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 ATM को हम अगर SI में बदलें तो वो 1.01 इंटू 10⁵ आता है, ठीक है। और 1 लीटर का मतलब क्या होता है, ये लीटर में है तो 1 लीटर को भी SI यूनिट में बदलो, 1 लीटर का मतलब हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर क्यूब। सो 10⁻³ मीटर क्यूब, ये सब अब SI यूनिट में आ गया। सो डेल्टा W का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का ये हो जाएगा 3 अपॉन में 3 की पावर 1.4 हमें कितना दिया हुआ है 4.65 माइनस का 1 अपॉन में क्योंकि 1.4 माइनस 1 0.4 इंटू ये आ गया 1.01 इंटू 10⁻², मतलब 100। इसको बच्चों सॉल्व करो, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, देखो इसका एलसीएम लेंगे अपन यहाँ पर 4.6555 जब लेंगे यहाँ पर, सो यहाँ पर ये जाएगा एलसीएम तो 3 में से 4.6555 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1.6555 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर में ये कितना हो गया 1010/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वर्क डन हमारा जो निकल के आता है यहाँ पर वो आएगा नियर अबाउट 90.5 जूल के आसपास, ठीक है, इसके आसपास आएगा। ये देख रहे हैं बी ऑप्शन। सो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक बच्चों। तो इसको देख लीजिए आप एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, आपको मैचिंग करना है यहाँ पे, ठीक है, और ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। तो आप जानते हैं E = h न्यू होता है। आपको यहाँ पर न्यू का पता है फ्रीक्वेंसी है T⁻⁻1, तो आपको h का यूनिट चाहिए तो h क्या हो जाएगा एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगा mL2T-2 होता है एनर्जी का अपॉन में फ्रीक्वेंसी T-1। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया ये mL2T-1, ठीक है। सो ये कहाँ पर मैच करेगा, ये mL2T-1, ये तो फर्स्ट ही हो गया। mL2T- नहीं फर्स्ट नहीं, ये हो गया आपका थर्ड, mL2T-1 थर्ड हो गया, थर्ड। चलिए बी ऑप्शन पे चलते हैं, बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या कहता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो याद होगा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 = K काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक देता है, EV0, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। सो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको चाहिए, इसका डायमेंशन चाहिए। तो V0 क्या हो जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स में नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। सो V0 क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन में चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा mL2T-2 अपॉन में चार्ज, बोले तो चार्ज का हो जाएगा आपका, इसको एम्पियर मतलब करंट की फॉर्म में लिखना है चार्ज को। तो चार्ज क्या होता है 80 एम्पियर करंट इनटू टाइम। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा mL2T-3 e⁻⁻1। और ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, mL2 T⁻3 e⁻1, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब आ जाइए आप सी ऑप्शन, सी पार्ट पे। तो सी पार्ट क्या कहता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तो सब जानते हैं, वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल बॉडी, ठीक है। इसका मतलब आपको एनर्जी देना है, ये एनर्जी है, इसका मतलब एनर्जी का यूनिट आप जानते हो, वो जो वर्क का यूनिट होता है डायमेंशन होता है वही। सो इसका कितना हो जाएगा mL2T-, ठीक है। सो इसमें कौन सा सही है बच्चों, mL2T-2 कहाँ मैचिंग कर रहा है, mL2T-2 मतलब फर्स्ट, ठीक है। अब आ जाइए अब डी पर। डी बोले तो मोमेंटम तो सब जानते हैं, मोमेंटम क्या होता है P = mv। mv बोले तो मास L-T-1, यहाँ पर जो डायमेंशन हुआ इसका mL-T-1 आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन। तो बच्चों आपका जो आंसर आएगा इस हिसाब से थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, डी ऑप्शन इज करेक्ट,
ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर F इजिकल टू ए कॉन्स्टेंट है, बी कोस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए आपको ए डी बाई बी का। आप खुद सोचिए, कोस का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, साइन का नहीं होता, कोस के अंदर या साइन के अंदर जो थीटा उसका भी नहीं होता। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो ए के बराबर होगा और सी के बराबर होगा। तो ए का तो डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता लग गया, ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो फोर्स के बराबर होगा, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सब जानते हैं, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों डी का। आप सब जानते हैं साइन के अंदर डी टी है, और आप जानते हैं थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो अगर ये टाइम है तो डी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा टी की पावर माइनस 1, ठीक, क्योंकि ये टाइम है, इसको खत्म करना है इसकी डायमेंशन को पूरे को। तो डी का कितना होना चाहिए, यहाँ डी का कितना होना चाहिए, डी का होना चाहिए टी की पावर माइनस 1, ठीक। अच्छा, अभी बात करेंगे यहाँ पर बी का। बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, फिर सेम वही बात है, कोस बी एक्स। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर x अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी पूरी डायमेंशन 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब b का कितना होना चाहिए, b का l की पावर माइनस 1, राइट। अभी आपको किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, ए डी बाई बी, ए डी बाई बी का। तो a का बताइए एम एल टी माइनस 2, d का बताइए t की पावर माइनस 1, b का बताइए l की पावर माइनस 1, एम एल टू टी की पावर माइनस 3 है क्या ऑप्शन, ML2 टी की पावर माइनस 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, टू स्फीयर्स मेड ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस से अगर बने हैं दो स्फीयर, उनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मान लो एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर बी है, सेम मटेरियल से बने हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम होगा और सेम सब्सटेंस, लेकिन उनका जो डायामीटर है, डायामीटर का जो रेशियो है बच्चों ए का और बी का कितना दिया हुआ है, 1:2। तो रेडियस का जो रेशियो होगा वो भी कितना हो जाएगा, 1:2 ही हो जाएगा, ठीक। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है, थर्मल कैपेसिटी होता है, थर्मल कैपेसिटी को मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ, थर्मल कैपेसिटी होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। तो दोनों का रेशियो अगर ले लें तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि दोनों का डेंसिटी भी सेम ही होगा, सेम मटेरियल से बने हैं। तो मास क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू एस, तो ये आ जाएगा। अब दोनों का अगर दोनों के लिए थर्मल कैपेसिटी का यहाँ पे रेशियो लें तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर ए की क्यूब, डेंसिटी सेम होगा दोनों का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दोनों का सेम होगा, रेशियो 4/3 पाई आर बी की क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी। आप सब जानते हैं 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, डेंसिटी दोनों का सेम है, स्पेसिफिक हीट दोनों का सेम है, सेम मटेरियल है। तो यहाँ पर आर ए की क्यूब रेशो आर बी की क्यूब, और यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, आर ए कितना है 1 और आर बी कितना है 2, 1:2 की टर्म में है ये। तो 1 की क्यूब 1 रेशो 2 की क्यूब 8, 1:8। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1:8, मतलब आंसर बी, इसमें आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट साइक्लिक प्रोसेस कोरस्पॉन्डिंग टू थर्मोडायनेमिक साइकिल। ये जो दिया हुआ है इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा सही है, जहां पर एक से ए से, आप एक से ये जो 1 दिख रहा है ना, 1 से 2 जाते हो, अगर आप 1 से 2 जाते हो, यहाँ देखिए, अगर आप 1 से 2 जाते हो तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस, ये एडियाबेटिक, ठीक है। तो आप इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा सही है, ये पीवी डायग्राम है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वीटी डायग्राम बना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। हमें बनाना है यहाँ पर वीटी डायग्राम, ठीक। आप खुद सोचिए, यहाँ पर ये जो सेकंड से थर्ड आप आ रहे हैं, इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। सेकंड से थर्ड मतलब सेकंड से थर्ड आप आएंगे तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, ठीक। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो PV = nRT होता है। यहाँ पर प्रेशर आपका क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, और यहाँ पर V/T
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा NR/P। इसका मतलब यहाँ पर जो स्लोप होगा वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट है, जो स्लोप होगा VT डायग्राम में सेकंड से थर्ड वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ रहे हो आप, इसमें है क्या कोई ऑप्शन? यस। तो सेकंड से थर्ड हम ऐसा करते हैं, यहाँ से सेकंड से थर्ड मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये सेकंड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट था, तो ऐसे करके, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरी चीज, मैंने डायग्राम ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे क्यों बनाया, आप खुद सोचिए। ऐसे आने पर वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब ये वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, यहाँ पर वॉल्यूम घटेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर घटना चाहिए, ठीक है ना। तो वॉल्यूम घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है, समझ गए क्या? सो सेकंड से थर्ड आप आगे। उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब 3 से 1 ले लीजिए, 3 से 1, तो 3 से आपने 1 लिया तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बच्चे मैं जानता हूँ PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। ठीक, PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। वॉल्यूम कांस्टेंट है 3 से 1, तो इसका मतलब, और यहाँ पर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, NR कांस्टेंट है, NR भी कांस्टेंट है, तो अगर ये टर्म बढ़ रही है तो ये भी बढ़नी चाहिए। ठीक, ऐसा है अगर, तो मुझे टेम्परेचर बढ़ा देना चाहिए, मतलब थर्ड से 1 जाते टाइम क्या हो जाना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो थर्ड से 1 जाते टाइम टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारे इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है 1 से 2। अब आप खुद सोचिए 1 से 2 के लिए मुझे एडियाबेटिक दिया हुआ है, और एडियाबेटिक में VT क्या होता है, TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। VT का रिलेशन क्या होता है, V और T का रिलेशन क्या होता है, VT का रिलेशन होता है T, क्योंकि PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और यहाँ पर TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू आ जाएगा कॉन्स्टेंट K अपॉन में V की पावर गामा माइनस 1। ठीक, तो अब खुद सोचिए, अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो 1 से 2 अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर देखो घटता चला जा रहा है। ठीक है, ऐसा कोई डायग्राम है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। यस, ऑप्शन नंबर सी सही बैठेगा। सो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा सी। देख लीजिए एक बार आप, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन बिटवीन 2 एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड। मतलब ए और बी के बीच में, इस वाले पॉइंट ए और बी के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 120 है, इज मेंटेन बिटवीन 2 एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड। रोड यूनिफॉर्म है, मतलब लेंथ कितना दिया हुआ है 12, मतलब ये L/2 है, ये भी L/2 है, ये L है। अच्छा, ये L/4 है, ये L/4 है, तो ये कितना L है। ठीक है, क्योंकि इसके पैरेलल है। अनदर बेंट रोड PQ ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एज AB एंड लेंथ 3L/2, इसका टोटल लेंथ दिया हुआ है 3L/2, L प्लस L/2 3L/2 होगा। इज कनेक्टेड अक्रॉस AB एज इन फिगर। ठीक है, एन स्टडी स्टेट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। बात को सुनिएगा। ठीक बेटा, मुझे आप एक बात बता दो, यहाँ पर A और B के बीच में डेल्टा T AB कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। ठीक है, आप खुद ही बताइए थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है। थर्मल रेजिस्टेंस होता है L/Ka। ठीक, अच्छा, तो ये जो ऊपर का P से Q तक का ये ऊपर का रोड है, इसका लेंथ कितना है 3L/2, तो ऊपर का रेजिस्टेंस ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, लेंथ है 3L/2, और थर्मल कंडक्टिविटी के ले लेता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया ये ले लेता हूँ, तो इसका रेजिस्टेंस आ गया इस वाले पार्ट का 3L/2Ka। इसका लेंथ कितना है, L है, तो L/Ka इसका आ गया। इसका कितना आ जाएगा, लेंथ कितना है L/2, तो L/2Ka। इसका भी कितना आ जाएगा, L/2Ka। हर एक का रेजिस्टेंस पता लग गया। ठीक, अब आप खुद ही सोचिए, यहाँ पर इसके थ्रू इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम देखें, पैरेलल में है तो पैरेलल में मतलब P और Q के बीच में थर्मल रेजिस्टेंस बताइए कितना आ जाएगा। पैरेलल में है तो मैं जोड़ देता हूँ 3L/2Ka
मल्टीप्लाई मतलब दिस रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई दिस रेजिस्टेंस अपॉन में दोनों का सम 3L/2KA प्लस का L/KA, ठीक। और L/KA से L/KA चला गया, सो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3/2 L/KA अपॉन में 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2, 2 से 2 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा 3/5 L/KA, ठीक। सो RPQ आ गया P और Q के बीच में, ठीक। अब बात को सुनिए, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये L/2KA है, ये L/2K है, तो RAB कितना आ जाएगा A और B पॉइंट के बीच में, ये आ जाएगा टोटल L/2KA प्लस 3/5 L/KA इन दोनों का प्लस L/2KA, ठीक। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5 2 10। एक काम करिए, इसको मान लीजिए आप ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है दोनों को जोड़ेंगे आप तो L/KA आ गया, L/KA आ गया तो ये 5KA, 5 के एलसीएम आ गया, तो 5 और 3 8/5, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो एक साइड 1 L/KA बचेगा, तो 5K से 5 यहाँ आ जाएगा, 5 और 3 8 L/KA। तो RAB आ गया आपका। टोटल करंट कितना बह रहा है, टोटल करंट जो होगा थर्मल करंट, तो वो हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस AB, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120 अपॉन में 8/5 L/KA। बताइए सही है क्या, टोटल करंट यहाँ से इतना जा रहा है, ठीक। अब आपको एक चीज़ मालूम होगी, याद करिए, इसमें से कितना करंट जाएगा, इसमें से ऊपर वाली ब्रांच में से इसमें से कितना करंट जाएगा। तो इसमें से जो करंट जाएगा, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ IPQ, ऊपर वाली जो PQ ब्रांच है P से Q तक ऐसे जा रहा है, इसमें से जो करंट जाएगा वो टोटल करंट मल्टीप्लाई इनवर्स रेशो ऑफ दिस रेजिस्टेंस, मतलब इनवर्स रेशो में होगा, मतलब इसमें से करंट इसके रेशो के हिसाब से जाएगा, इसमें से करंट इसके रेशो के हिसाब से जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा L/KA अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस दिस प्लस दिस, मतलब L/KA प्लस का ऊपर वाले का कितना रेजिस्टेंस आ गया 3/2 L/KA, 3/2 L/KA। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो L/KA से L/KA और ये कितना बचा I इंटू IPQ इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस 3/2, तो 1 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 5/2, मतलब 2 ऊपर पहुँच गया, तो ये आ गया IPQ इज इक्वल टू 2/5 ऑफ I, ठीक। अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इसमें से कितना करंट जाएगा वो है IPQ, लिख भी देता हूं मैं, ये यहाँ पर कितना है बच्चों IPQ, इसमें से बह रहा है IPQ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो IPQ कितना है, IPQ है 2/5 टोटल करंट। अब जरा टोटल करंट भी बता दीजिए भाई, टोटल करंट कितना है, टोटल करंट हम कितना निकाले थे 120 अपॉन में 8/5 L/K, 8/5 L/K, 120 अपॉन में 8/5 L/KA। PQ P से Q की तरफ कितना करंट जाएगा, इसमें से अगर मैं मान लूँ कि P और Q के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा T PQ है, तो कितना करंट जाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में मतलब टेम्परेचर डिफरेंस P और Q के बीच में अपॉन में दिस रेजिस्टेंस। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा T PQ अपॉन में, और इसका रेजिस्टेंस कितना था थर्मल रेजिस्टेंस 3/2 L/KA, 3/2 L/KA, 3/2 L/KA। अब यहाँ पर आप देखिए जरा, इस 5 से ये 5 चला जाएगा, ठीक, और L/KA से L/KA चला जाएगा, ठीक, और यहाँ पर डेल्टा T PQ हो गया आपका, ये 2 है, ये 120 है, ये अपॉन में 8 है यहाँ पर, और ये 3/2 उधर पहुँच गया, 3/2, 2 से 2 चला जाएगा, और बच्चे ये 8 से जब इसको कट करेंगे तो ये कितना आएगा 8 1 8, 40 बचेगा, 8 5 40, तो डेल्टा T PQ कितना आ गया, ये आ गया आपका 45 डिग्री सेल्सियस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 45, और ये ऑप्शन नंबर ए सही है, तो आंसर कितना है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार ढंग से देख लीजिए बच्चों,
मैंने यहाँ पे डिवीजन ऑफ करंट मतलब किस रेशियो में करंट डिवाइड होता है जब दो रेशियो पैरेलल में होता है, वो वाला रूल यहाँ पर लगाया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, टू रोड्स A एंड B ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दो रोड है, एक A है और एक B है, डायमेंशन सेम है, लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A। ठीक है, कहता है दोनों इनिशियली कितने पर हैं, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, हीटेड अप टू 180 डिग्री सेल्सियस, A को 180 तक ले जाया जाता है और B को 30 डिग्री सेल्सियस ले जाता है। ठीक है, B को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, A को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं। जो नई उनकी लेंथ आ रही है वो सेम आ रही है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका अल्फा A मान लेता हूँ लीनियर कोफिशिएंट और इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा B, तो अल्फा A रेशियो अल्फा B कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है 4:3। कहता है इनकी फाइनल जो लेंथ है वो सेम है। अगर इनकी फाइनल लेंथ सेम है तो अपन यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पर सोच सकते हैं हम लोग, अभी जितना लेंथ है LL है, फाइनली जब सेम लेंथ मिली, इसका मतलब इसमें जितना इंक्रीमेंट हुआ लेंथ का उतना इसमें हुआ है, तो डेल्टा L ऑफ A रोड इज इक्वल टू डेल्टा L ऑफ B रोड। और डेल्टा L का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, इनिशियल लेंथ इनटू लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा A, डेल्टा T बोले तो 180 माइनस का 30 इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ और अल्फा ऑफ B इंटू डेल्टा T बोले तो T माइनस का 30। L से L चला गया, अल्फा A इंटू अल्फा A दिया है क्या, यस, अल्फा A रेशियो अल्फा B कहाँ है, ये रहा 4:3। अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर लिखा जा सकता है 4 इंटू 150 इज इक्वल टू 3 इंटू T माइनस का 30। अब इसको जरा सॉल्व करिए भाई, 200 T माइनस का 30, T कितना आ गया आपका 230 डिग्री सेल्सियस में क्या है, 230 डिग्री सेल्सियस, तो 230 है गैस में गई, यस। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, ये देख रहे हैं आप, इसमें ऑप्शन नंबर A आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर A। ठीक बच्चों, चलो आगे बढ़े बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आपको पता है कि जो रिलेशन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में वो होता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसी प्रेशर और टेम्परेचर में भी हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हमें TV की पावर x दिया हुआ है, इसका मतलब जो x है हमारा वो कितना है, गामा -1। लेकिन कौन सी गैस की बात कर रही है, रिजिड डायटोमिक। रिजिड बोले तो उसमें वाइब्रेशनल नहीं है, ठीक है, ट्रांसलेशनल लेना है ओनली और एक रोटेशनल लेना, तो गामा F कितना हो जाएगा, F कितना हो जाएगा भाई, डाया के लिए F हो जाएगा डाया के लिए 5, और मैं जानता हूँ गामा इज इक्वल टू क्या होता है F+2/F, तो ये कितना हो गया 7/5, तो रख दीजिए यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/5 माइनस का 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2/5, तो है क्या ऑप्शन में 2/5, यस, आंसर हो गया A, आंसर हो गया A, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप ध्यान से देखें तो कहता है कि ए वाटरफॉल इज 84 मीटर हाइट कितनी है, ग्राउंड से 84 मीटर ऊपर है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh, h क्या 84, इफ हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh का आधा वाटर को मिल जाता है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, हीट की फॉर्म में उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, कितना बड़ा टेम्परेचर, तो इसका मतलब यहाँ पर mgh का जो आधा है, पोटेंशियल एनर्जी का जो आधा है वो मास, जो वाटर का मास m है उसको उसका टेम्परेचर राइज कर दिया है, तो हीट कितना मिला उसको ms डेल्टा t, तो डेल्टा t बताना है, तो मास से मास चला जाएगा, g का वैल्यू कितना होता है 9.8, हाइट कितना है 84 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कितना होता है वाटर का SI यूनिट में 4200, 1 कैलोरी पर ग्राम होता है ना, तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो 1 कैलोरी को हम लिख सकते हैं 4.2, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 4200 आएगा ये, इंटू डेल्टा टी। आपको जब इससे सॉल्व करेंगे तो 9.8 इंटू ये कितना हो जाएगा 42 अपॉन में 4200 और डेल्टा टी, यहाँ पर 42 से 42 जाएगा तो डेल्टा टी कितना आ गया बच्चों 0.098 डिग्री सेल्सियस। राइज जो मिलेगा वो इतना मिलेगा। आंसर इसमें है क्या, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसमें सही, ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कहता है फॉर द साइक्लिक प्रोसेस सी से ए से बी, बी से सी, सी ए बी सी, देख लीजिए
उसमें वर्क डन निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जो भी इस साइकिल के अंदर का जो एरिया है वो निकाल दीजिए। अब ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। एंटी क्लॉकवाइज होता तो नेगेटिव का वर्क ज़्यादा होता, पॉजिटिव का कम। यहाँ पर पॉजिटिव का ज़्यादा है, नेगेटिव का कम है, तो अपन क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेते हैं अंदर का। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि एरिया जो निकालूंगा मैं वो कैसे निकालूंगा, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है, बेस हमारा यहाँ पर सी से ए तक ही है, और सी से ए तक ले देखें तो ये 1 मीटर क्यूब, ए 5, तो 4 आ गया। बेस कितना आ गया, 4 मीटर क्यूब। हाइट कितना आ गया, हाइट आ गया बी से ए, बी पर 1 पास्कल और ए पर 6, तो 5 आ गया, 6 - 1 5। तो कितना आ गया, 2 × 5 मतलब 10 ऑफ जूल, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में है। तो वर्क डन आ गया 10 ऑफ जूल। आंसर इसमें कौन सा है बच्चों, बी, 10 ऑफ जूल। लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चों, फिर से यूनिट एंड डायमेंशन आ गया। एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, मतलब यू क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वेयर ए अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा है और कांस्टेंट, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट और के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। के टी याद रखिए, के टी बताएंगे अभी, एनर्जी है एक तरीके से, के टी एनर्जी का डायमेंशन देगा। डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी, याद रखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। अब यहाँ पर u = अल्फा बाई बीटा के बराबर होगा। u क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अल्फा बाई बीटा। मतलब एनर्जी को लिख सकता हूँ ml2T-2, वॉल्यूम के लिख सकता हूँ L3। तो अल्फा बाई बीटा कितना आ गया, तो अल्फा बाई बीटा का जो यूनिट मुझे मिला वो मिला ml-1T-2, ठीक है। अब उसके बाद बात करिए आप अंदर की, साइन के अंदर जो है ना अल्फा x अपॉन में के टी, इसका कोई पूरे का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस है ये, ठीक, इसका पूरे का कोई डायमेंशन नहीं होता। अभी अपन एक काम करेंगे, आप के टी के बारे में बताता हूँ। तो आपने पढ़ा होगा 3/2 के टी, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी। ये क्या होता है, एनर्जी होता है ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इसका मतलब के टी क्या एनर्जी का डायमेंशन देगा, और एनर्जी क्या होता है ml2T-2। सो अपन अल्फा एक्स का पता है, डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है, तो अल्फा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट एल, और के टी का ml2T-2, और यहाँ पर हर एक का डायमेंशन कितना होगा, 0 मतलब 1। तो अल्फा कितना आ गया, ये आ गया ml1T-2। तो देखो अल्फा का भी डायमेंशन मिल गया। आपको चाहिए बीटा, इसमें क्या पूछ रहा है, बीटा का डायमेंशन पूछ रहा है। तो बीटा का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा अपॉन में दिस ml-1T-2। तो आप अल्फा का क्या रख दीजिए, आप अल्फा का डायमेंशन यहाँ रख दीजिए। अल्फा का कितना है, ये रहा ml-T-2 अपॉन में ml-1T-2। सो बेटा ये m से m चला गया, t की पावर -2 से t की पावर -2 चला गया, ये आ गया l की पावर 2 है क्या इसमें कहीं, मतलब m0 l2 t0, अगर ऑप्शन है ऐसा कहीं तो आंसर है वो। सो ml2 t0 मतलब ऑप्शन नंबर डी, इसमें आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि प्रेशर और डेंसिटी के बीच में रिलेशन बताइए, उसके हिसाब से फिर डायग्राम बताइए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो आपको पता होगा P = ρ/RT/m होता है। अरे PV = nRT होता है ना, उसको डेंसिटी की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो डेंसिटी की फॉर्म में ही आ जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसका मतलब P/ρ = कितना आ गया, RT/m, दैट इज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर P और ρ का जो डायग्राम बनाऊंगा मैं, उसमें जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। तो P और ρ के बीच में तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम कुछ इस टाइप का होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, डी। तो आंसर क्या हो गया, डी। 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। 16 में क्या कहता है, P क्या है, मोमेंटम, A क्या है, एरिया, T क्या है, टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है ईटा का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का इन टर्म्स ऑफ PAT। तो मैं मान लेता हूँ ईटा का जो डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर वो A, एरिया के ऊपर वो B, और टाइम के ऊपर जो है वो C है। तो यहाँ पर मैं जानता हूँ F = ईटा A dV/dH होता है कि नहीं होता।
फोर्स का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, विस्कस फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से ईटा का डायमेंशन निकालिए। ईटा का डायमेंशन हो जाएगा ये ml_t-2 इक्वल टू ईटा। एरिया क्या है L2, वेलोसिटी L_t-1 अपॉन में हाइट L से L चला गया, तो ईटा का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया ml-1t-1, ठीक। ईटा का तो मुझे मिल गया है। अब बाकी आपको पता है ईटा का मिल गया, तो प्रेशर P का क्या होता है, प्रेशर नहीं है ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम का लिख लीजिए। मोमेंटम का क्या होता है mv बोले तो ml_t-1, और एरिया का आपको पता ही है L2 है, और T का पता ही है आपको टाइम T है, ठीक है। तो बाकी सब यहाँ लिख दीजिए। ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ml-1t⁻1 इज इक्वल टू, या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी बोल सकते हो। यहाँ पे मोमेंटम क्या है ml_t-1 की पावर a और l की पावर 2 की पावर b और t की पावर c t की पावर c। तो यहाँ पर क्या आ गया ये ml-1 t की पावर -1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर a प्लस 2b और t की पावर -a c माइनस a, मतलब ये माइनस है ये वो c है। सो कंपेयर कीजिए, a का वैल्यू 1 आ गया, कंपेयर किया, तो l की जो पावर है उसको l की पावर इधर वाली पावर से कंपेयर कीजिए, तो c माइनस a इज इक्वल टू -1 आ गया। जब टाइम की पावर को कंपेयर किया तो a का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू c का कितना आ गया 0, क्योंकि a का वैल्यू पुट करूंगा तो c 0 आ गया। उसके बाद l का जो पावर है a प्लस 2b, वो कितना है l की पावर -1 के बराबर, तो a 1 है प्लस 2b इज इक्वल टू -1, तो b का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया, -2 अपॉन में 2 -1 b का आ गया। सो डिपेंडेंसी जो आ रही है वो कितना आ गया, फिर डिपेंडेंसी आ गया है p की पावर a बोले तो 1 और a की पावर -1, ये b का वैल्यू -1 और t की पावर 0 है क्या कहीं पे p a-1 t0 p-a-1 t0, मतलब आंसर नंबर a। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a। चलिए कर लीजिए इसको जल्दी। 17 आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर एक क्वांटिटी x इज गिवन बाई एप्सिलॉन L डेल्टा v बाई डेल्टा t। यहाँ पर एप्सिलॉन आपको पता ही है फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है, L क्या है लेंथ है, और डेल्टा v है पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा t टाइम है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है x का। यहाँ पर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, x इज इक्वल टू दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट L डेल्टा v बाई डेल्टा v क्या पोटेंशियल डिफरेंस और डेल्टा t क्या टाइम, डेल्टा t टाइम है, यस। सो एप्सिलॉन नॉट का पहले निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का आप यहाँ से निकाल सकते हो, आप जानते हो f इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q का स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आप q की टर्म में रख लें, क्योंकि करंट वगैरह यहाँ दिया हुआ है तो शायद चार्ज दिया हुआ है तो डायरेक्टली वहाँ से हमें हेल्प मिले। सो फोर्स की एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4 पाई का तो कुछ होता ही नहीं है, एप्सिलॉन नॉट का कितना आ जाएगा q का स्क्वायर अपॉन में f r का स्क्वायर, मतलब q का स्क्वायर अपॉन में ml_t-2 इंटू L2। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का, और L का आपको पता ही है लेंथ का लेंथ, डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो मतलब ml2t-2 अपॉन में चार्ज। यहाँ पर डेल्टा v का भी आ गया, डेल्टा t टाइम, तो आप लिख लीजिए इसको, x कितना आ गया, x आ गया एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट q का स्क्वायर अपॉन में ml3t-2, क्योंकि ये L3 हो जाएगा तो t-2, एप्सिलॉन नॉट L का क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, डेल्टा v बोले तो डेल्टा v ml2t-2 अपॉन में चार्ज q और अपॉन में टाइम t था। बेटा यहाँ पर m से m चला गया, l की पावर 3 से ये l की पावर 3 चला गया, यहाँ पर देखिए ज़रा, और यहाँ पर t की पावर -2 से t की पावर -2 चला गया, और यहाँ पर एक q से एक q चला गया, यहाँ पर बचा तो हमारे पास q/t, और आप ये जानते हैं ये चार्ज है ये टाइम है, तो ये क्या है करंट आ गया ना, क्या आ गया ये करंट। सो इसमें जो आंसर होगा बच्चे वो होगा डी ऑप्शन, करंट क्या होगा, डी ऑप्शन। तो देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 में आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव डिफरेंट डायमेंशन। एक बात बताइए आप, प्रेशर और यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस सेम डायमेंशन रखते हैं। ए का अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो ए का डायमेंशन प्रेशर बोले तो प्रेशर आपको पता ही है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, और स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस भी क्या होता है,
स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, डेल्टा वी बाई वी, अगर डेल्टा एल बाई एल, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। स्ट्रेस का डायमेंशन होता है प्रेशर के बराबर, ठीक है। और स्ट्रेस आगे भी यहाँ पर स्ट्रेस लिखा हुआ तो इनका सेम डायमेंशन होगा, तो ऊपर में तो सबका सेम डायमेंशन है। ईएमएफ आप जानते हो, ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी का जब ओपन सर्किट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही सेम यूनिट, हीट वर्क और एनर्जी सेम डायमेंशन, एनर्जी वाला वर्क वाला ही होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन है डाइपोल मोमेंट, तो अब डी को हम देख लेते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट बोले तो P इजिकल टू क्यू इंटू 2L, इसका जो डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा ए टी इंटू एल, इसका L हो गया, चार्ज को एल टी ए, ठीक है। अगर बात करें किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो एम एल टी माइनस 2 अपॉन में ए टी, यहाँ पर भी डिफरेंट आ गया, एम एल टी माइनस 3 ए की पावर -1, ठीक है, ये भी डिफरेंट आ रहा है। और फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले तो ई डॉट ए, तो इसमें L2 का और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एम एल टी माइनस 3 ए की पावर -1, एरिया है ये ए, तो L की पावर 2 मतलब एम एल 3 टी माइनस 3 ए की पावर -1। इसका मतलब तीनों का डायमेंशन डिफरेंट है, इसका इसका इसका, तो इस ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया इसमें डी, ठीक। चलिए लिख लीजिए इसको बच्चों जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19 में ये क्या कहता है, 19 में कहता है एट व्हाट टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। एक बात बताइए, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 3RT/m, मोलर मास टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन का जो आरएमएस स्पीड होगा वो होगा 3RT, टेम्परेचर T मान लेता हूँ। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 2, और वो किसके बराबर दिया हुआ है, आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब 3R अपॉन में मोलर मास ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। अच्छा, टेम्परेचर दिया हुआ है ऑक्सीजन का 47, इसमें आप 273 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 7, 10, 12, 320, तो ये इंटू 320 आ गया। और जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 3RT/2 इजकल टू 3R इंटू, क्योंकि 32 से ये 32 जाएगा तो 10 बचेगा अंदर में, तो 10, 3R से 3R चला गया, T इजकल टू आ गया 20 केल्विन। इज इट क्लियर, 20 केल्विन। तो इसमें है क्या, ऑप्शन नंबर डी, तो आंसर कितना आ गया, डी आ गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्या कहता है, कहता है कि ये लिक्विड ऑफ मास m, ए लिक्विड ऑफ मास m, इसका मास a का लिक्विड का मास, a लिक्विड का मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c है, और उसका टेम्परेचर अभी फिलहाल 2T है। b जो लिक्विड है उसका मास कितना है, m/2 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 2C है, उसका फाइनल टेम्परेचर अभी जो टेम्परेचर T है। दोनों को मिक्स किया जाता है, ठीक है, और फाइनल जो टेम्परेचर है वो मैं TF मान लेता हूँ दोनों का, या TF मान लीजिए, ठीक है, T0 TF जो भी आपको। अब एक चीज सोचिए, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो बीच का कोई टेम्परेचर रहेगा मिक्सचर का, इसका मतलब इसका टेम्परेचर घटा, इसने हीट दिया, और इसका बड़ा इसने लिया, इसका मतलब A ने हीट दिया, डेल्टा Q ऑफ A ने लॉस किया, और डेल्टा Q ऑफ B ने गेन किया, तो A के द्वारा लॉस हीट MS मतलब MC डेल्टा T 2T माइनस का T फाइनल, ठीक। और लिया किसने, B ने, तो m/2 इंटू 2C इंटू, और ये हो जाएगा आपका T फाइनल माइनस का T, ठीक। तो M से M चला जाएगा, C से C चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, 2T माइनस का T फाइनल इजकल टू T फाइनल माइनस का T, इधर आ जाएगा ये 3T इजकल टू 2T फाइनल, और T फाइनल कितना आ जाएगा 3/2T, 3/2T, और यहाँ पर है क्या 3/2T, यस, ऑप्शन नंबर डी, आंसर कितना आ गया, डी। लिख लीजिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को करने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी क्यूब के वॉल्यूम को कैसे लिखा जा सकता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन में आपने पढ़ा हो, इसका दोनों साइड का लोग लेके उसको डिफरेंशिएट करें, तो हमारे पास आता है डेल्टा V/B इजकल टू डेल्टा L/L प्लस का डेल्टा B/B प्लस का डेल्टा H/H, ठीक। अब आप एक काम करिए, डेल्टा T मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, इस
पूरे क्यूब में लाया गया डेल्टा टी का, आप उससे डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। तो डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी, डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी प्लस डेल्टा बी बाई बी डेल्टा टी प्लस डेल्टा एच बाई एच डेल्टा टी। बेटा याद करिए, आपको बताया था मैंने कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू गामा इंटू डेल्टा टी होता है। तो गामा डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा टी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा टी। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दिस इज ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दिस इज ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। लेकिन अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल नहीं है, नॉन आइसोट्रोपिक है, तो हर डायमेंशन में लीनियर कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक, तो यहां पर नॉन आइसोट्रोपिक है तो लेंथ वाइज, लेंथ की डायरेक्शन में हो सकता है डिफरेंट हो, ब्रेथ की डायरेक्शन में हो सकता है डिफरेंट हो, और हाइट की डायरेक्शन में हो सकता है अल्फा डिफरेंट हो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि गामा ऑफ दिस मटेरियल इज इक्वल टू अल्फा इन लेंथ डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मान लेता हूं मैं इसको, और इसको वाई एक्सिस का लोग मान लेते हैं, इसको जेड, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस का अल्फा जेड, ऐसा बोल सकते हैं ना। यस, अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर इसने दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इतना दिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इसका जो लेंथ है वो इतना है एक्स एक्सिस का लोग, और वाई और जेड का लोग इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो गामा निकालना है वॉल्यूम कोफिशिएंट, तो अल्फा कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻5, और वाई और जेड के अलोंग सेम दिया हुआ है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6, मतलब इसको दो बार लिखेंगे 6 इंटू 10, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 इंटू दिस। ठीक, तो मुझे चाहिए 10⁻⁻6 कॉमन चाहिए, क्योंकि मुझे c का वैल्यू चाहिए। तो 50 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 12 इंटू 10⁻⁻6, तो ये कितना आ जाएगा 50 और 12 कितना हो जाएगा 62 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो c का जो वैल्यू आ गया वो 62 आ गया, c का जो वैल्यू आ गया वो 62 आ गया, मतलब आंसर जो है 62। ठीक, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाफ मोल, गैस के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, हाफ मोल, और मोनो एटॉमिक गैस है, इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कितना रखा गया है P0, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1.015 समथिंग इंटू 10⁵ होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस से ले जाया गया कितना, फाइनली 90 डिग्री सेल्सियस। तो वर्क डन कितना हुआ, जहाँ पर आर का वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ठीक, अब देखिए बात सुनिए, आइसोबारिक का क्वेश्चन है, आप याद करिए जरा, वर्क डन क्या होता था आइसोबारिक में, PdV होता था, P कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इसको V2 माइनस V1 लिख दिया, और आप याद करिए P0 V2 माइनस P0 V1 को आप कैसे लिख सकते हैं, P फाइनल V फाइनल, मतलब NR T2 माइनस का NR, तो NR T2 माइनस T1 आ गया। ठीक, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1/2, और यहाँ पर आपका R कितना है 8.31, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 90 माइनस 20 मतलब 70। आप इसको सॉल्व करें जरा, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 इंटू 70, आप मल्टीप्लाई करें और आंसर बताएं। मल्टीप्लाई आपने किया तो ये इतना आ गया 0, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा फिर से 35, 35 में 3 ऐड किया तो 38, 8 3 कैरी गया, 7 और 3 10, यहाँ पे कैरी बनाया, 7 4 ज़ा 29, यहाँ पे 29 आ गया, और यहाँ पर पॉइंट जो लगेगा वो यहाँ लगेगा, तो ये हो गया 290.85, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ वर्क डन 291 के आसपास, नहीं लिख सकता क्या, ठीक है 291 जूल। इसमें आंसर कौन सा हमारा सही होगा बच्चे, 291। ठीक, ये आंसर हो गया। देख लीजिए इसको 22 को, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है बच्चों, कहता है कि एक गैस कैन बी टेकन फ्रॉम A टू B, A से B तक ले जाई जाती है दो अलग अलग पास से, A C B ऐसे, एक तो ऐसे ले जाई जा सकती है गैस को, एक तो गैस को ऐसे ले जाया जा सकता है, और एक इस तरीके से। ठीक, A C B A D B, तो A C B की बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं A C B की बात कर लेता हूँ, A C B। तो A C B जब पाथ के थ्रू ले जाया गया तो कहता है कि 60 जूल ऑफ हीट दी गई सिस्टम को, मतलब डेल्टा Q A से B तक जाने में इस दौरान कितना रहा
60 जूल रहा, दी गई इसलिए प्लस का। और वर्क डन कितना रहा, डेल्टा ए से बी तक जाने में वर्क डन कितना किया गया गैस के द्वारा, 30 जूल। 30 जूल, क्योंकि ऐसे देखो ऐसे जा रहे हैं आप, इसका मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक, उसके बाद यहां से आप क्या निकाल सकते हो, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे आप, तो डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू होता है कि नहीं। तो डेल्टा क्यू कितना दिया गया, 60। डेल्टा यू ए से बी आप गए तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा यू ए से बी, ये आ जाएगा 30 ऑफ जूल। बात सही है क्या। अब आ जाइए आप, दूसरा जो पाथ है वो ए डी बी, मतलब ए डी बी। अब ए डी बी में क्या कह रहा है, ए डी बी में ये तो सेम ही रहेगा, ए से बी ही जा रहे हैं ए डी बी में भी, तो डेल्टा यू ए बी तो यहाँ भी सेम रहेगा 30 जूल। ठीक, लेकिन इसने एक चीज़ बोली है, ए डी बी में वर्क डन कितना हुआ सिस्टम के द्वारा, तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है ए से बी तक जाने में वो कितना हुआ है, दैट इज 10 ऑफ जूल। कहता है हीट कितना सिस्टम से लिया गया दिया गया, इसमें ये बताइए ए से बी तक। तो डेल्टा क्यू ए बी इजकल टू डेल्टा यू ए बी प्लस का डेल्टा डब्ल्यू ए बी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 30 जूल है और ये आपका 10 ऑफ जूल है, तो 40 ऑफ जूल आ गया। इसका मतलब डेल्टा क्यू ए बी इस वाले पाथ में भी हीट गिवन हुई 40 जूल। ठीक है, ए डी बी में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखिए जरा, यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब एक फोर्स इधर से लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर, F1 फोर्स, वो कितना दिया हुआ है 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। ठीक, एक फोर्स किसी और डायरेक्शन से लग रहा होगा, वो कितना लग रहा है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। बच्चों नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, नेट फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर वो हो जाएगा F नेट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 4 प्लस 3 मतलब 7i कैप, j और j प्लस 2j कैप, माइनस के माइनस 3 मतलब माइनस 4k कैप। ये आ गया नेट फोर्स। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस का इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनली कितना पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, मतलब 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप माइनस का इनिशियल वाला i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सो घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4i कैप, 4 में से 2 गया 2j कैप, 1 में से माइनस 3 गया तो माइनस का 2k कैप, ये ds। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इतना। सो नेट फोर्स इतना है और डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो वर्क क्या होता है F डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स रखिए आप, यहाँ पर आप फोर्स रखेंगे इजकल टू, फोर्स कितना है हमारा 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक, तो i का i के साथ डॉट करेंगे, बाकी के साथ 0 होगा, j का j के साथ और k का k के साथ। ठीक है, 7 4 जा 28, 2 जा 4 और माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 40 जूल। कितना हो गया ऐड करके 40 जूल। सो आंसर इसमें है हमारा 40 ऑफ जूल, राइट। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 25 क्या कहता है भाई, उसने बोला है कि तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों का वेक्टर सम क्या है 0 है। कहता है बी और सी के बीच का एंगल बताइए। भाई बी और सी के बीच का एंगल ही अगर बताना है तो बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर। दोनों साइड का जब मैग्नीट्यूड मोड़ लेंगे और मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इन दोनों के बीच का एंगल ले लेता हूँ थीटा, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, और ए का मैग्नीट्यूड ए ही आ जाएगा। दोनों साइड का मैंने मोड ले दिया, तो जैसे ही मैंने मोड लिया दोनों साइड का ऐसे करके, तो मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया, दोनों साइड का स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। बेटा बी का स्क्वायर बी बोले तो 5 5 5 जा 25, सी का स्क्वायर सी बोले तो 3 3 3 जा 9 प्लस का 2 इंटू बी इंटू सी 5 3 जा 15 कोस ऑफ थीटा। ए का स्क्वायर बोले तो ए कितना है हमारा 7 है, ये 7 दिख रहा होगा, 7 7 जा 49। तो यहाँ पर कितना बचा बच्चों, 29 वहाँ से जाएगा तो कितना बचेगा 29, अगर वहाँ से जाएगा ये कितना आ गया, ये आपका आ गया है 30, ये 30 कॉस थीटा इजकल टू 49
और यहाँ पर आप यहाँ पर b कितना है हमारा, b 5 था, 5 5 25 और c 3 था, 3 3 9, तो 25 और 5 34 बचे बनेगा, ये 34 बनेगा। तो 34 आप उधर ले जाएंगे तो बताएंगे जरा कितना बचेगा। 9 में से 4 गया 5 और ये 15, 30 कोस ऑफ थीटा, तो कोस ऑफ थीटा कितना आ गया बच्चों, 15/30 मतलब 1/2। तो थीटा कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 60 डिग्री। तो देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हमने फाइनली क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। तो बच्चों, हमने फाइनली क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन बना लिए हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखिएगा अच्छे से और इनको बनाइए। ठीक है, थैंक यू।